अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियसली हमने इन्वर्टर स्टार्ट कर लिया था। इसमें हमने बेसिक क्लासिफिकेशन इन्वर्टर की देखी थी और उसके बाद हमने सिंगल फेस वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर डिस्कस करा था, जिसमें हमने स्टेट डिस्कस की थी और उसकी वेवफॉर्म भी देखी थी कि सिंगल फेस वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जब हाफ ब्रिज कनेक्शन में होता है तो किस तरह से वर्क कर रहा हो। अब थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। राइट नाउ हम लोग जो भी ऑपरेशन कंसिडर कर रहे हैं वो बेस्ड कर रहा है रेजिस्टिव लोड के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जब हम सर्किट की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास दो पीरियड्स में डिवाइडेड है। दो पीरियड्स किस वजह से कह रहा हूँ कि एक पीरियड में हमारे पास पॉजिटिव स्विच कंडक्ट कर रहा है और एक पीरियड में हमारे पास नेगेटिव स्विच कंडक्ट कर रहा है। दैट इज़ वाई हम इसको कह रहे हैं टू पीरियड्स में ये डिवाइडेड है। पॉजिटिव स्विच जो कंडक्ट कर रहा है वो कर रहा है फ्रॉम 0 टू T/2, यानी कि जो टोटल टाइम है वेव का उसका हाफ स्विच पॉजिटिव कंडक्ट कर रहा है, और जो नेगेटिव स्विच है इसको स्विच 2 भी हम कह सकते हैं, तो वो हमारे पास फिर क्या कर रहा है, फिर वो उसी हाफ से टिल T तक कंडक्ट कर रहा है। T की अगर हम बात करेंगे तो क्योंकि हमारे पास ये टाइम डिफाइन कर रही है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इजली फ्रिक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि T बराबर है हमारे पास 1/f। सही, तो ये वेव फॉर्म्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो हम T/2 और T की बात कर रहे हैं वो बस यहाँ देख लेते हैं। हमने बात की कि पॉजिटिव स्विच कंडक्ट कर रहा है तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पीरियड है उसका वो है 0 से T/2 तक, और जब नेगेटिव स्विच कंडक्ट कर रहा है तो वो उसका स्टार्टिंग पीरियड है T/2 और वो जा रहा है कहाँ तक, T तक। तो यही बात यहाँ पे भी मेंशन है कि भाई स्विच 1 जो है वो कंडक्ट कर रहा है फ्रॉम 0 से T/2 एंड स्विच 2 इज कंडक्टिंग फ्रॉम T/2 टू T। बाकी अगर हम वेव फॉर्म्स की बात करें तो ये वही वेव फॉर्म्स हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी कि जब हमारे पास वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं, जब पॉजिटिव स्विच ऑन है तो उसके हिसाब से पॉजिटिव साइड पे हमारे पास क्या होगा, डीसी वोल्टेज आ जाएगा। देन ये स्विच ऑफ होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक फॉल यहाँ नज़र आ रहा है। एंड देन नेगेटिव स्विच ऑन हो जाएगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में हमारे पास आउटपुट आ रहा होगा। देखा जाए तो एक स्क्वायर वेव हमारे पास इस तरह से प्रोड्यूस हो जाएगी जो कि एक ऑल्टरनेटिंग वेव फॉर्म को रेप्लिकेट कर रही है। उसके बाद थोड़ी सी इसकी सर्किट एनालिसिस देख लेते हैं कि जो हम यहाँ सर्किट यूज़ कर रहे हैं तो क्योंकि अगर हम सर्किट को देखें तो यहाँ पे स्विचिंग फिनोमेना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे हार्मोनिक कंपोनेंट को भी कंसिडर करना ज़रूरी होगा। बिकॉज जब भी हमारे पास स्विचिंग पार्ट आता है तो हार्मोनिक्स भी रोल प्ले कर रही होती हैं। तो हम nth हार्मोनिक कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला है वो है हमारे पास E0 जो है वो बराबर है Cn/√2। Cn की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज भी कहला रहा होता है, विच इज़ इक्वलेंट टू 2 EDC/n पाई। और इसी को जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्योंकि 2 इधर है, यहाँ √2 आ रहा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा √2 इधर, बाकी √2 EDC/n पाई। और ये हमारे पास वर्क करेगा ऑड हार्मोनिक्स के। जो हमारे पास आउटपुट आ रहा होता है वो यूजली हमारे पास ऑड हार्मोनिक्स को फॉलो करते हुए क्या है, प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास n जो यूज़ होगा वो होगा 1 3 5 7 9 सो ऑन। अब अगर हम बोलते हैं कि हमें यहाँ पे RMS वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर फंडामेंटल कंपोनेंट यानी कि आउटपुट की, तो फंडामेंटल कंपोनेंट का मतलब ये है कि आप n यहाँ पे प्लेस करेंगे 1। हमारे पास फंडामेंटल कंपोनेंट एक्चुअली वो आउटपुट होता है, वो एक्चुअल आउटपुट होता है जो कि हमें नज़र आ रहा होता है। इसके बाद जो भी हमारे पास हार्मोनिक्स कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं वो एक्चुअली सामने तो हमें शायद नहीं नज़र आएंगे, यूजिंग ऑसिलोस्कोप भी हम वो हार्मोनिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
बट ये क्योंकि डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, इसी वजह से ये क्या है, ये हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो RMS वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो बन जाएगा √2/पाई ETC। N1 हो गया, इस वजह से इसको हम सॉल्व करते हैं, हमें यहाँ से मिल जाएगा 0.45 इंटू ETC। उसके बाद हमारे पास क्योंकि यहाँ स्विचेज यूज़ कर रहे हैं वो ट्रांजिस्टर्स ही हैं, तो यहाँ पे हमें एक और टर्म जो हमें बहुत ज़रूरी है निकालनी, वो है VCO, जो कि कलेक्टर डिमीटर वोल्टेज को डिफाइन करता है ट्रांजिस्टर के, और वो हमारे पास ग्रेटर देन होना चाहिए EDC। जो भी हम ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, जो भी ट्रांजिस्टर एज अ स्विच यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, उधर ये चीज़ ज़रूरी है कि उसका VCO हमें पता होना चाहिए कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन EDC, क्योंकि अगर इससे कम होता है तो ये ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो नज़र आ रहा है VCE मस्ट बी ग्रेटर देन 2/2 और ग्रेटर देन EDC। उसके बाद करंट की बात करते हैं, तो हमारे पास यूजिंग ओम्स लॉ अगर हम करंट की बात करें कि हमारा मैक्सिमम जो करंट आ रहा होगा वो हमारे पास आना चाहिए EDC/2R। EDC/2 इस वजह से क्योंकि यहाँ कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो हाफ वोल्टेज ही एट अ टाइम क्या होगा, हमें ऑब्जर्व हो रहा होगा। अब अगर हम IT एवरेज फाइंड आउट करना चाहें, तो जिस तरह से हमने रेक्टिफिकेशन के अंदर एक फार्मूला यूज़ किया था, यहाँ पे भी वही हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, जिसमें क्या किया हमने, टोटल टाइम आ गया IT एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, देन हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम 0 टू T/2, बिकॉज एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या है, हाफ उस पर ही आ रही है, और ये हमारे पास क्या है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू है EDC/2R। फिर उसको इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो होगा EDC/4R। उसके बाद अगर हम इसी तरह IT RMS निकालना चाहें, तो RMS रूट मीन स्क्वायर, यानी कि हम क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन पे रूट अप्लाई करेंगे और जो इसकी मैग्नीट्यूड है इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमें IT RMS का फॉर्मूला भी मिल गया, विच इज़ EDC/2√2R। देन अगर हम बात करें पीक करंट की, तो अभी मैंने जैसे बताया था कि हमारे पास पीक करंट EDC/2R कहलाएगा, तो वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें बोला हुआ है सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर हैज़ अ रेजिस्टिव लोड ऑफ 10 ohm and a center tape DC input voltage is 96 volt. What we have to find out, हमें यहाँ पे सबसे पहले निकालना है RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। उसके बाद हमें बोला हुआ है फाइंड आउट फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। देन हमें फर्स्ट 5 हार्मोनिक्स बोली हैं आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म के फाइंड आउट करने को। देन फंडामेंटल पावर कंज्यूम बाय द लोड, उसके बाद RMS पावर कंज्यूम बाय द लोड, एंड देन लास्ट पार्ट में बोला है we have to verify that RMS value mined by harmonic summation method is nearly equal to the value we have using integration method, यानी कि जो वैल्यू हमने निकाली है कहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा, अब ज़रा इसके अंदर थोड़ा एक चीज़ नोट करें, तो हमें डाटा जो दिया हुआ है उसमें रजिस्टिव लोड दिया हुआ है विच इज़ 10 ohm। उसके अलावा दिया हुआ है सेंटर टेप DC इनपुट वोल्टेज 96 वोल्ट। तो अगर यहाँ नोट करें हम, तो ये जो सेंटर टेप बोला गया इट मीन्स ये हमें वोल्टेज जो दिया हुआ है ये एक्चुअल EDC नहीं है, बल्कि ये हाफ ऑफ EDC को डिफाइन कर रहा है 96 वोल्ट, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है सेंटर टेप DC इनपुट वोल्टेज। सेंटर टेप DC इनपुट वोल्टेज से मुराद ये है कि सेंटर टेप क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रल। ये सेंटर टेप DC इनपुट वोल्टेज यानी ये जो सेंटर टेप, ये पार्ट एक सेंटर, ये पार्ट ये, तो ये इसका वोल्टेज हमें बता रहा है कितना, 96 वोल्ट। ठीक है, तो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमें फाइंड आउट करना है RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। जब हम RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज की बात करेंगे, तो वो हमारे पास जो है E0 RMS जो होगा हमारे पास, वो होगा EDC/2। तो EDC/2 के हिसाब से अगर हम देखते हैं E0 RMS की हम बात कर रहे हैं, क्या
तो वो हमारे पास क्या रहेगा, 96 वोल्ट्स ही रहेगा। कि मैं ADC/2 करूँगा तो मेरे पास यही वैल्यू ऑलरेडी इधर गिवन है। स्टैंडर्ड टेप DC इनपुट वोल्टेज 96 वोल्ट। अगर याद हो हाफ वेव रेक्टिफायर का RMS वोल्टेज हमारे पास जो होता था वो होता था, अगर रिकॉल करें हम, यानी हाफ साइड का जो वोल्टेज होता था वो होता था हाफ ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे E0 RMS EDC/2 वहीं से रेफर हुआ हो। पार्ट बी में हमें कहा हुआ था कि फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म निकालें। फंडामेंटल कंपोनेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था 0.45 ऑफ EDC। तो यहाँ पे यही काम हुआ है। तो जो जनरल फार्मूला था √2/n पाई × EDC था, तो उधर हमने n1 रख दिया फंडामेंटल की वजह से, तो ये √2/पाई EDC रह गया। तो यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल वोल्टेज जो है वो किस तरह से निकलेगा, तो √2/पाई एज इट इज। EDC हमारे पास कितना होगा, 192 वोल्ट। तो वो हम यहाँ प्लेस करेंगे। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे जो नज़र आ रही है ये वहीं से निकल आई थी। तो ये एट दी एंड हमारे पास 86.4 वोल्ट्स आएगा। यहाँ पे ये डायरेक्टली इन्होंने जो इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप एक्चुअल डाटा यहाँ प्लेस करिएगा, देन यू विल गेट 86.4 वोल्ट्स। ठीक है, यानी कि √2/पाई और EDC हमारे पास 192 वोल्ट यहाँ पे प्लेस करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ हाफ ऑफ EDC दिया हुआ था 96 वोल्ट, यहाँ पे मेंशन था सेंटर टेप DC इनपुट वोल्टेज। ठीक है, इधर भी आप देखें तो हमने E0 RMS जो हाफ ऑफ DC वोल्टेज लिया वो 96 लिया। तो यहाँ पे तो फुल EDC बोला हुआ है, तो यहाँ पे 192 वोल्ट यूज़ करना पड़ेगा हमें। उसके बाद पार्ट 3 में हमें बोला हुआ था फर्स्ट 5 हार्मोनिक्स ऑफ द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, यानी कि अभी हमने फंडामेंटल कंपोनेंट निकाला है यहाँ से। तो फर्स्ट 5 हार्मोनिक्स का मतलब ये है, यहाँ पे हम n की डिफरेंट वैल्यूज़ प्लेस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने फंडामेंटल ऑलरेडी निकाला हुआ था। उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट 5 हार्मोनिक्स लेंगे, ये फंडामेंटल है। इसके बाद 3, 5, 7, 9, 11 दे आर ऑल हार्मोनिक्स। तो देख लें, E0 ऑफ 3 निकाला, E0 ऑफ 5, 7, 9 एंड 11। अच्छा, इसके लिए हम सिर्फ यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जस्ट n की जगह हम यहाँ पे प्लेस करेंगे 3, 5, 7, 9 एंड 11। तो यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है E1/3, E1/5, ये उसी की सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखी हुई है। अब एक्चुअल फार्मूला यूज़ करके भी निकालेंगे तब भी हमारे पास यही वैल्यूज़ मिलेंगी। उसके बाद पार्ट 4 में हमें यहाँ पे बोला हुआ था फंडामेंटल पावर फाइंड आउट करने के लिए। तो फंडामेंटल पावर की अगर हम बात करें तो पावर का अगर हम फार्मूला देखें तो पावर जो हम निकलेगी P बराबर होता है VI के। हमारे पास यहाँ करंट नहीं है अभी, तो हम I की अगर V/R ले सकते हैं, बिकॉज रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला बनेगा V²/R बनेगा। फंडामेंटल पावर बोलिए, ऑब्वियस है वोल्टेज भी फंडामेंटल ही हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, V²/R में जो वोल्टेज यूज़ किया वो फंडामेंटल किया, जो कि हमारे पास यहाँ पे कितना था, 86.4 निकला। तो वही वोल्टेज हम यहाँ यूज़ करते हुए क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल पावर फाइंड आउट कर रहे हैं। फंडामेंटल वोल्टेज की हम बात करें 86.4 या 86.0 नहीं था। उसके बाद हमें बोला हुआ है RMS पावर फाइंड आउट करने को। तो RMS पावर के लिए ऑब्वियस हम जो वोल्टेज यूज़ करेंगे यहाँ पे RMS यूज़ करेंगे। RMS वोल्टेज हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करा था, वो था कितना, 96 वोल्ट। तो यहाँ पे 96/10। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, RMS पावर फाइंड आउट हो जाएगी। देन हमें लास्ट पार्ट में बोला हुआ था कि RMS वैल्यू को क्या करना है, वेरीफाई करना है कि जो RMS वैल्यू हमने निकाली है कहाँ पे, यहाँ वाली, ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है किसके, टोटल वोल्टेज के। तो टोटल वोल्टेज कितना आ रहा था हमारे पास, 96 वोल्ट। और अब जो अगर मैं यहाँ पे इन सब को एडअप करूँ, यानी कि सारे हार्मोनिक्स और फंडामेंटल की अगर हम बात करें, ओवरऑल अगर हम बात करें, तो हमारे पास घूम फिर के यही वैल्यू आनी चाहिए। इसको ऐड हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इसके रूट मीन स्क्वायर की कंडीशन लगा के इसको ऐड करें। तो यहाँ पे हमारे पास E0 RMS आएगा, वो
किस तरह से आएगा, हम इन सब को E1 E2 E3 E4 E5 till 11 इन सब के स्क्वायर ऐड करके रूट अप्लाई करें, तो ये आ रहा है हमारे पास 94.34 वोल्ट। हमारा जो RMS एक्चुअल वैल्यू थी वो थी 96, तो ये उसके ऑलमोस्ट नियर आ रहा है। इसको फर्दर अगर हमें वैल्यू मज़ीद इसकी वैल्यू नियर चाहिए, तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 हार्मोनिक्स तक करा, मैं फर्दर आगे चले जाता हूँ, यानी कि 13 15 17 19, अगर मैं फर्दर वैल्यूज़ इसमें प्लेस कर दूँ, उन सबको ऐड करूँ, तो एट दी एंड मेरे पास अराउंड 96 ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे हमने सिर्फ 5th हार्मोनिक्स तक वोल्टेज निकाले हैं, बट मे बी फर्दर हार्मोनिक्स पे भी कुछ ना कुछ वोल्टेजेस आ रहे हैं, तो उन सबको हम ऐड करेंगे, तो एट दी एंड हमारे पास ये 96 वोल्ट ही बन के आएगा। बट यहाँ से जस्ट फर्स्ट 5 हार्मोनिक्स को रेफ़र करा हुआ है, तो उसी को यूज़ करते हुए हमने ये वैल्यू कंप्यूट की है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल थी जो कि सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर को यूज़ करते हुए डिफाइन हुई थी। होपफुली इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे टॉपिक है वो है सिंगल फेस फुल ब्रिज VSI, यानी कि दिस टाइम वी विल यूज़ फुल ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अब हमारे पास इंस्टेड ऑफ 2 स्विचेस हम यहाँ पे 4 स्विचेस यूज़ करेंगे, और एट अ टाइम कोई 2 स्विचेस हमारे पास क्या होंगे, वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम पुराना सर्किट रेफ़र करें, तो पुराने सर्किट और इस सर्किट में हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये हाफ ब्रिज था, ये पार्ट सिर्फ आ रहा था, फुल ब्रिज में यही चीज़ फर्दर ऐड हो गया। अब अगर हम इसकी वर्किंग की बात करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो फुल ब्रिज इन्वर्टर की वर्किंग की हम बात करें, तो यहाँ पे एट अ टाइम हमारे पास ये वर्क कुछ इस तरह से करेगा कि एट अ टाइम हमारे पास कोई 2 स्विचेस इधर ऑन होंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे DC सप्लाई दे रहा हूँ। अब इस DC सप्लाई को अगर देखा जाए, तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लें, तो यहाँ पे न्यूट्रल हम यूज़ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम फुल ब्रिज यूज़ कर रहे हैं, तो वी डोंट नीड न्यूट्रल फ्रॉम हियर नाउ, यानी कि ये पार्ट फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए तो ठीक है, अदरवाइज़ इसका यहाँ पे ऐसा यूसेज हमें नहीं रिक्वायर्ड है। इट मीन जो भी DC सप्लाई जा रही है, मैं कहता हूँ एट अ टाइम 2 स्विच ऑन हो। लेट्स से यहाँ पे स्विच 1 पॉजिटिव और स्विच 2 नेगेटिव हम ऑन करते हैं, तो अब क्या होगा, जो भी DC सप्लाई होगी वो यहाँ से पास होगी पॉइंट A, देन लोड, एंड देन पॉइंट B से स्विच 2 से होती हुई सर्किट कंप्लीट। देन फिर हम एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए इन दोनों को ऑन किया, फिर मैं कहता हूँ इन दोनों को ऑफ कर देते हैं, इन दोनों को ऑन कर देते हैं। जब हम इन दोनों को ऑन करेंगे, तो अब हमारे पास क्या होगा कि जो नेगेटिव साइड है हमारी, ये ट्रेवल करेगी, इट गोज पास पॉइंट A, देन लोड, देन पॉइंट B से स्विच 2 पे होते हुए वापस सप्लाई। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ये सिंगल फेस फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर वर्क कर रहा होगा। ये इसी सर्किट को अगर हम देखें, तो ये इसी सर्किट का एक इक्विवेलेंट सर्किट है। इसमें और इसमें कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, बट सिर्फ डिफरेंट वे से हमने रिप्रेजेंट करा हुआ है, और कोई चीज़ नहीं है। इधर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर्स नहीं आ रहे, बिकॉज राइट नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी। डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, इससे भी हमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं मिलने वाला, बिकॉज जब हम इसको यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इधर भी हम देखेंगे तो स्विच 1 से लोड, देन स्विच 2, एंड देन वापस इधर आ रहा होगा। इसी तरह यहाँ पे आएंगे तो स्विच 4 से लोड, देन स्विच 3 से होता हुआ वापस सप्लाई पे आएगा। तो घूम फिर के अगर देखा जाए तो इट वर्क सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सर्किट्स दे आर सेम। मोड्स की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जिस तरह हाफ ब्रिज में था 2 मोड्स एक्टिव हो रहे थे, तो इधर भी हमारे पास 2 मोड्स इसके एक्टिव होंगे। फर्स्ट मोड की हम बात करेंगे, तो उसके अंदर हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर स्विच 1 एंड 2 हम कहते हैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली क्या होंगे, कंडक्ट कर रहे होंगे, इनके स्विच 1 एंड स्विच 2।
तो अगर मैं इस डायग्राम को रेफर करके देखूंगा तो यहाँ स्विच 1 पॉजिटिव और स्विच 2 नेगेटिव वर्क करेंगे, ठीक है। और हमारे पास एक और चीज़, यहाँ पे आउटपुट जो आएगा वो हाफ ऑफ ईडीसी नहीं आएगा, बल्कि जो कंप्लीट ईडीसी है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ रहा होगा। इस सर्किट को भी देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे, कंप्लीट ईडीसी जा रहा होगा, बिकॉज ये न्यूट्रल यूज़ नहीं कर रहे, कंप्लीट सप्लाई हम सर्किट में यूज़ कर रहे हैं। तो फुल ब्रिज का एक फ़ायदा ये भी है कि हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है वो कम क्या होगा, वो दोनों वेव्स में कम्प्लीटली यूज़ होगा, डिवाइड नहीं होगा। देन इसी तरह मोड 2 पे आएंगे तो मोड 2 के ऊपर हमारे पास क्या होगा, स्विच 3 एंड 4 ऑन होंगे और स्विच 1 एंड 2 ऑफ हो जाएंगे। अब क्योंकि स्विच 3 एंड 4 ऑन होंगे तो वोल्टेज की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और आउटपुट पे हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इसके मोड्स थे, जिसमें क्या होगा, वी एस फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर वर्क कर रहा होगा। इसी तरह इसके स्विचिंग स्टेट्स देख लेते हैं। स्विचिंग स्टेट्स को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास इसमें 5 स्टेट्स वर्क कर रही होंगी। स्टेट 1 में हमारे पास क्या होगा, स्विच 1 पॉजिटिव और स्विच 2 नेगेटिव ऑन होंगे और स्विच 1 नेगेटिव और स्विच 2 पॉजिटिव ऑफ हो जाएंगे, यानी कि ये दो ऑन होंगे, ये दोनों ऑफ होंगे। इसकी वजह से हमारे पास अगर हम देखते हैं आउटपुट पे वी एन आ रहा होगा। वी ए एन और वी बी एन की बात करेंगे तो वी ए एन और वी बी एन असल में इसको रेफर कर रहे हैं, वी ए टू एन एंड वी बी टू एन। तो यहाँ पे हाफ ऑफ इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव और यहाँ पे वी बी एन पे हाफ ऑफ इनपुट वोल्टेज बट नेगेटिव आ रहा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे डिफाइन की हुई। एक्चुअल आउटपुट पे देखेंगे तो वी एन आ रहा होगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेट में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऑफ कर देंगे, इन दोनों को ऑन कर देंगे, यानी कि S1 नेगेटिव S2 पॉजिटिव विल बी ऑन एंड S1 पॉजिटिव S2 नेगेटिव विल बी ऑफ। अब हमारे पास आउटपुट पे क्या होगा, नेगेटिव वोल्टेज आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद स्टेट 3 की जब हम बात करते हैं तो स्टेट 3 में हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेट अवे S1 पॉजिटिव और S2 पॉजिटिव को ऑन कर देंगे और इन दोनों को ऑफ कर देंगे। तो हम इन दोनों को जस्ट ऑन करेंगे, इन दोनों को ऑफ रखेंगे तो ये सर्किट क्या होगा, हमारे पास कंप्लीट ही नहीं होगा, बिकॉज ये पार्ट हमारे पास डिस्कनेक्टेड होगा, जिसकी वजह से हमारे पास आउटपुट पे क्या हो रहा होगा, 0 आ रहा। वी ए एन वी बी एन की बात करें, ये हमारे पास सेम आ रहे होंगे बट आउटपुट हमारे पास 0 आ रहा होगा। ये दोनों पॉजिटिव इस वजह से आएंगे बिकॉज नेगेटिव साइड से कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। इसी तरह स्टेट 4 की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास स्विच 1 नेगेटिव और स्विच 2 नेगेटिव हम कहेंगे ऑन कर दिया और स्विच 1 पॉजिटिव और स्विच 2 पॉजिटिव ऑफ कर दिया, यानी कि अब हम इन दोनों को ऑन कर देंगे और इन दोनों को ऑफ कर देंगे। अगेन वी आउट अभी भी हमारे पास 0 ही रहेगा बिकॉज ये पार्ट ऑफ है। वी ए एन और वी बी एन की अगर मैं बात करूँगा तो ये क्योंकि सिर्फ ये पाथ मेरे पास एक्टिव हो रहा है, तो इसको रेफर करके अगर मैं वोल्टेज देखूंगा तो ये नेगेटिव में मेरे पास दोनों एंड पे वोल्टेज आ रहे होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनस वी इन अपॉन टू माइनस वी इन अपॉन टू। उसके बाद लास्ट स्टेट में हम कहते हैं कि सारे स्विचेस ऑफ। जब सारे स्विचेस ऑफ हैं तो हमारे पास क्या होगा, वी आउट की अगर हम बात करें तो ये डायोड्स के थ्रू ये एक्टिव हो रहा होगा, इन डायोड्स के थ्रू। अब हमारे पास आउटपुट की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास इट कुड बी पॉजिटिव आउटपुट और नेगेटिव, दोनों कंडीशन में वर्क कर रहा होगा। अगर मैं कहता हूँ D1 नेगेटिव D2 पॉजिटिव ऑन हो रहे हैं तो ये पॉजिटिव आउट दे रहा होगा, और अगर D1 पॉजिटिव D2 नेगेटिव जिस टाइम ऑन हो रहे होंगे तो ये नेगेटिव दे रहा होगा। तो हमारे लिए जो दो स्टेट्स यहाँ पे मैटर करती हैं वो हैं स्टेट 1 एंड 2। हम इन्वर्टर को यूज़ भी इन्हीं दो स्टेट्स में कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी वेवफॉर्म देख लेते हैं। इसकी अगर हम वोल्टेज वेवफॉर्म देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेवफॉर्म सेम वही है जो हमारे पास पहले आ रही थी, बट दिस टाइम EDC अपॉन 2 नहीं आ रहा है, यहाँ पे EDC यूज़ हो रहा है। लोड करंट की बात कर रहे हैं, EDC अपॉन R आ रहा है और EDC अपॉन 2R नहीं आ रहा। सप्लाइड करंट की हम बात करें कि कंप्लीट एक सर्किट अब इस बार यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल वाला पार्ट नहीं आ रहा, इस वजह से सप्लाइड करंट हमारे पास सेम डायरेक्शन में है। बट स्विचेस की वजह से वो करंट क्या हो जाता है, डिफरेंट स्विचेस से पास होकर डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। तो देख सकते हैं स्विच 1 ऑन है, ये ऑन हो गया, स्विच 2 ऑन होगा तो इधर ऑन होगा, और इन
इसकी वजह से वोल्टेज क्या करता है, अपनी डायरेक्शन अपोजिट कर लेता है, यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ मोड 1 में हमारे पास स्विच 1 स्विच 2 ऑन नज़र आ रहे हैं, मोड 2 में स्विच 3 एंड स्विच 4 ऑन। तो ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है फॉर फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स न्यूट्रल। इस वीडियो को यहीं तक लिमिट रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।